हेलो। तो चलिए आज से हम लोग एनसीईआरटी की अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी के इस सीरीज के क्रम में हमने जो पहला टॉपिक उठाया है वो आपके क्लास 9th के जो साइंस का टेक्स्ट बुक है उसमें जो चैप्टर 5 है यानी कि सेल, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है, उससे हमने उठाया है। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग आज से सेल को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे अच्छे से। और जो भी पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए सेल, नाम क्या है चैप्टर का? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो क्या है वो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। इतना तो आप लोग पिछले क्लास से भी पढ़ते आए होंगे या कहीं ना कहीं से सुने ही होंगे कि मानव शरीर है या कोई भी सजीव है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। अगर सजीव की बात करें तो सजीव जो है वो ढेर सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। लेकिन वहीं अगर निर्जीव की हम लोग जब बात करते हैं, जब कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो आपको पता होगा कि वो परमाणुओं से मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना है। उसका जो यूनिट चीज होता है, जो इकाई का भाग होता है, उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। और सजीवों में जो इकाई का भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका क्या है? जीवन की एक मूलभूत इकाई है। मतलब कि ढेर सारे कोशिकाएं मिल करके जो ह्यूमन है या फिर पेड़ पौधे हैं या जो भी सजीव है उसका निर्माण करते हैं। जैसे इसको हम और आपको अच्छे से अगर एक्सप्लेन करें तो घर हम लोग बनाते हैं, तो घर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक यूनिट होता है जिसको हम लोग ईंट बोलते हैं ईंट। ठीक है, ढेर सारा जब ईंट मिलता है तो दीवार बनता है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। दीवार जब ढेर सारे मिलते हैं तो एक कमरा बनता है जिसको आप लोग रूम बोलते हो। और ढेर सारे जब कमरे मिल जाते हैं छोटे छोटे, तब जाकर के हमारा घर तैयार होता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ तक समझ रहे हो? ठीक यही चीज जो सजीव है उनके शरीर में भी होता है कि सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका होती है। ठीक है, सेल होती है। एक समान ढेर सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करती हैं, जिसको हम लोग ऊतक बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू बोलते हैं। ढेर सारे जब ऊतक मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। या कहीं कहीं जब आप लोग अपना इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां पे एक शब्द आता है जिसको ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्गन या फिर ग्लैंड, ये बनाते हैं। अब ढेर सारे ऑर्गन अगर मिलेंगे या ग्लैंड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे मेरे प्यारे भाई। ऑर्गन सिस्टम, हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग अंग तंत्र। अब ढेर सारे जब अंग तंत्र मिलते हैं तब जाके हमारा संपूर्ण शरीर बनता है। तो हमारा बेसिक यूनिट या बेसिक इकाई क्या है? सेल ही तो है। सेल से ही तो सारी चीजें बनी हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी पर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेल को परिभाषित करेंगे कि कोशिका है क्या, कोशिका किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। हेडिंग देंगे कोशिका, यानी कि सेल। तो इसको लिखेंगे कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग मतलब क्रियात्मक और संरचनात्मक की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर का संरचना हुआ किससे है? कोशिका से। अगर क्रियात्मक का बात करें तो आपको पता होगा कि हम लोग जो जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी में, जैसे रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया जगह है, सेल ऑर्गेनली है, उसी में हम लोग करते हैं। तो जो पूरा बॉडी का फंक्शन जो होता है, जो काम हमारा बॉडी करता है, वो कैसे करता है? सेल के ही थ्रू करता है। बात समझे? तो जीवन की संरचनात्मक क्यों? क्योंकि शरीर का संरचना हो ही रहा है कोशिका के द्वारा। और कार्यात्मक क्यों? क्योंकि सारा कार्य जो भी फंक्शन है वो कैसे हो रहा है? सेल के थ्रू हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो अब धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर कोशिका से हमारा शरीर तो बना ही है। जो भी सजीव है उसका शरीर कोशिका से तो बना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, कोशिका किस चीज से मिलकर बना है? तो नोट डाल के लिखेंगे,
कोशिका का निर्माण जैव रासायनिक यौगिकों से हुआ है। जैव रासायनिक यौगिक को हम लोग इंग्लिश में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? बायोकेमिकल बायोकेमिकल यौगिक को क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तो इससे मिल करके हमारा जो भी कोशिका है वो बना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि बायोकेमिकल कंपाउंड यानी कि जैव रासायनिक यौगिक क्या है? तो जैव रासायनिक यौगिक में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड और भी ईटीसी लिख देता हूं मैं, और भी न्यूक्लिक एसिड, वाटर, सारा चीज का कॉम्बिनेशन मिला करके सेल का निर्माण हुआ है। अब वो अलग सवाल आता है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। आगे हम लोग उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। वाटर का भी उसमें रोल होता है सेल में, ठीक है। तो अब धीरे धीरे बात करते हैं कि सेल का सर्वप्रथम खोज किसने किया। बात यहाँ पे आता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो हुआ क्या, पहले लिख लेंगे हम लोग कोशिका की खोज करता। कोशिका के खोज करता, डिस्कवरर ऑफ सेल कौन थे? वो थे रॉबर्ट हुक। कब किए थे? इन 1665। 1665 ईस्वी में क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक साहब थे, वो उन्होंने अपना मतलब खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। आप एनसीईआरटी देखोगे उसमें लिखा हुआ है ये चीज कि सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से वो जो बार्क ऑफ अ ट्री होता है, पेड़ की जो छाल होती है, जिसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क। तो कॉर्क में वो अपने जो माइक्रोस्कोप था उससे देख रहे थे, तो उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति दिखी। मधुमक्खी जो होता है के छत्ते जैसी आकृति उस कॉर्क में दिखी। कॉर्क क्या था? पेड़ का जो छाल था, बार्क ऑफ अ ट्री जिसको बोलते हो। तो उसमें जब देख रहे थे तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति उनको दिखी, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। देखो ना मधुमक्खी के छत्ते, इस तरीके की उनको आकृति दिखी, ठीक है। इस तरीके की उनको आकृति दिखी, जिसमें उनको कमरे के आकार का दिख रहा था। ये जो कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट उनको दिख रहे थे। तो अपने भाषा में वो कमरा को, कंपार्टमेंट को सेल्यूला बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? सेल्यूला। तो वहीं से सेल का नाम डिस्कवर हुआ। जो सेल है, सेल का मतलब होता है कमरा, उनके मतलब लैंग्वेज में। वो मधुमक्खी का छत्ता देखे, उसमें देखे कि छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, उन कमरों को उन्होंने नाम दिया सेल। अब देखो, ये जो रॉबर्ट हुक साहब थे, ये पेड़ के छाल में देख रहे थे, बार्क ऑफ ट्री में देख रहे थे। आप लोग अगर आगे चल के टिश्यू पढ़ोगे तो देखोगे कि जो पेड़ का छाल होता है वो स्क्लेरेंकाइमा में आता है, जो कि एक डेड सेल होता है। तो ये जो खोज किए कोशिका का रॉबर्ट हुक साहब, वो कैसी कोशिका थी? डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। समझ गए? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। तो अब बात आता है कि जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लिखेंगे जीवित कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो 1674 ईस्वी में, कितने में? 1674 में ल्यूवेन हॉक ने किया था। ल्यूवेन हॉक ने किया था। कहाँ किया था? वो तालाब के जल में देख रहे थे, तालाब के जल में यानी कि पॉन्ड वाटर में, तालाब के जल में। किस जीव में किया? इन स्पाइरोगाइरा।
स्पाइरोगाइरा में किया, इसको पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं स्पाइरोगाइरा को। और भी जीव जैसे प्रोटोजोआ ये सब का भी खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। स्पाइरोगाइरा में 1674 में पॉन्ड वाटर में यानी कि तालाब के जल में स्पाइरोगाइरा में जीवित कोशिका की खोज किया किन्होंने, ल्यूवेनहॉक ने। यहाँ तक समझ गए बात? ठीक है। अब दो चार चीजें और हैं, जैसे कोई ये सेल है, ठीक है, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है। अब क्या होता है कि सेल के अंदर बीचों बीच एक गोलाकार संरचना होती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, गोलाकार संरचना होती है। इस संरचना को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या है ये? तो कोशिका के अंदर, कोशिका के बीचों बीच या कोशिका के बीच में गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती। कोशिका के बीचों बीच जब देखोगे तो न्यूक्लियस पाया जाता है। वो अलग बात आता है कि हर एक सेल में नहीं होता है। आगे जब हम लोग कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार का होता है, तो वहां पे आएगा कि एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो कोशिका के बीचों बीच जो गोलाकार संरचना है, याद कर लोगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? केंद्रक बोलेंगे, ठीक है। तो केंद्रक का खोज कब किया और किसने किया, ये सवाल भी आता है। तो केंद्रक का खोज, इसके जो खोज करता है वो रॉबर्ट ब्राउन साहब हैं। रॉबर्ट ब्राउन, भूरे साहब ने किया। कब किया? इन 1831, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ठीक है, इतना समझ गए? हाँ, समझ गए। उसके बाद देखो, जो कोशिका होता है मेरे प्यारे भाई, उसके अंदर अर्ध तरल दानेदार पदार्थ पाया जाता है। तरल मतलब कि फ्लूइड टाइप का, लिक्विड टाइप का, पूरा लिक्विड भी नहीं, पूरा सॉलिड भी नहीं, ठीक है। जेली देखे हो ना, जेली वाला चॉकलेट जो हम लोग खाते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर, उस टाइप का इसमें पदार्थ पाया जाता है। अब कोशिका के अंदर ये द्रव है तो इसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव बोलेंगे, याद रखना है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाली अर्ध तरल दानेदार पदार्थ को कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अब ये केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर भी दानेदार अर्ध तरल पदार्थ पाई जाती है। तो कोशिका के अंदर थी तो कोशिका द्रव्य बोले, केंद्रक के अंदर है तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई? केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ थी उसको बोले कोशिका द्रव्य, तो केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ है उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव्य। तो जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को जब मिला दोगे तो वही बन जाता है जीव द्रव्य। मतलब कि एक सेल के अंदर, पूरे सेल के अंदर जितनी भी अर्ध तरल दानेदार पदार्थ है उसी को क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। इसका खोज किए थे पुरकिंजे 1839 में और वॉन मोल किए थे 1846 ईस्वी में। लिखवा देते हैं इसको भी। ये समझ गए जीव द्रव्य क्या है? कोशिका के अंदर पाई जाने वाली अर्ध तरल दानेदार पदार्थ को हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य लिखेंगे। जीव द्रव्य क्या है? कोशिका के अंदर पाई जाने वाली अर्ध तरल दानेदार पदार्थ को जीव द्रव्य, और इसी को ही प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं अथवा प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य जो था वो क्या क्या का मिश्रण था? जीव द्रव्य किन किन चीजों से मिलकर बना था? एक तो कोशिका द्रव्य था और फिर केंद्रक द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर के जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बनाता है। यहां तक समझ गए? अब लिख लो कि इन 1839 में पुरकिंजे तथा 1846 में वॉन मोल ने जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य का नाम दिया या जीव द्रव्य को खोजा? कब? जीव द्रव्य का नाम दिया या जीव द्रव्य को खोजा कब? 1839 में पुरकिंजे ने और 1846 में वॉन मोल ने। इतना अगर आप लोग लिख लिया है तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आता है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, सेल थ्योरी जो दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने 1839 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1839 में। कोशिका सिद्धांत कहता क्या है कि प्रत्येक जो जीव है एक कोशिका से बना है। हमारा जो भी शरीर है, हम शुरू में ही डिस्कस किए कि कोशिका से बना है, तो प्रत्येक जीव एक कोशिका से बना है। और क्या है कोशिका सिद्धांत की? प्रत्येक जीव एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक जो जीव है वो एक या फिर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। जो नए कोशिकाएं बनती हैं वो पुराने जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं उन्हीं से मिलकर के बना होता है। इसको फिर लास्ट में संपादित किया था रुडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने क्या कहा था वो देखते हैं अब। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ये 1855 में इन्होंने अपनी भाषा में बोला कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला, ये ई सेल्यूला ये काफी फेमस कोट है जो कि रुडोल्फ विर्चो ने दिया 1855 में। ये अपने लैंग्वेज में ये बात बोले। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यही है कि जो भी नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से जो कोशिका है उसी से बनती है। मतलब कि जो नए कोशिकाओं का निर्माण होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। क्या बोला इन्होंने कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से, नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ये इसी बात का मतलब है हिंदी में। ठीक है, किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। कब कहा था? 1855 में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एक एक नंबर में आता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है मेरे प्यारे भाई, और दूसरी सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। फिर तीसरा आता है मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका। उसके बाद मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका। और एक और क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका। तो चलिए एक एक करके सभी के आंसर देते हैं। अगर बात करें कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग जो बोलते हो आप, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसकी होती है। इसी को पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ और करके लिख लीजिएगा, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो ओवा है, जो फीमेल गैमेट्स होता है, ओवा जिसको अंडाणु बोलते हो, वो होती है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका जो स्पर्म होता है, मेल गैमेट्स जो होता है, इसको आप लोग शुक्राणु बोलते हो। और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, या इसी को लिख लोगे तंत्रिका कोशिका। तो होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे आगे हम लोग सेल को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट।